सर हियर। आज मैं इस वीडियो में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 में स्वागत करता हूँ। क्या है इस चैप्टर का नाम? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि इन तीनों सेक्टर का, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, ये जो तीन अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनका हमारे इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस क्या है, इनका रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में, ये हमारी इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में और नेशनल इनकम में। तो सबसे पहला जो सेक्टर जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का सबसे पहला टॉपिक है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। देखो, हम लोग सभी को पता है कि अबाउट 50% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सी 50%, 50%, यानी जितने लोग काम करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है हमारा, उसका लगभग आधी आबादी एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, रूरल एरियाज की बात करूं, तो वहां के 80% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। तो सोचो कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसलिए इसको कहा जाता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर जनरेटिंग इनकम। इनकम जनरेशन का और एम्प्लॉयमेंट का ये सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स होते हुए भी इसमें कई लूपहोल्स है, और इसका पता हमको तब चलता है जब हम अपने कंट्री के गरीबी को देखते हैं, पॉवर्टी को देखते हैं, हंगर को देखते हैं। यहाँ पे ऐसे आज भी कई गरीब हैं, कई लोग हैं जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनको समय पे खाना नहीं मिलता है, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना, यानी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर आज भी हमारे यहाँ बैकवर्ड है। फिर भी इसके कई अहम रोल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या रोल है, उसी को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि उसका रोल क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। तो देखिए, नेशनल इनकम यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी आप जानते हैं, जीडीपी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां पे हमारे पूरे कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन का 50% लोग एंगेज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां से मात्र 100% में से 17.4% कंट्रीब्यूशन ही आता है हमारे नेशनल इनकम में। जबकि अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% वहां से आना चाहिए, पर आ कितना रहा है? 17.4%। स्टिल इट इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट। तो इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंस है, यानी ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? 17.4% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। सेकेंडली, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड में अभी मैं इस बारे में जिक्र कर रहा था वीडियो में कि अब देखो कि, और मैं वही चीज मैंने यहाँ भी लिखा है कि 48.9% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारे कंट्री का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 48.9% एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, यानी ऑलमोस्ट 50% लोगों को ये लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, 50% लोगों को ये इनकम जनरेट करा रही है। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो 80% ऑफ आवर रूरल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 80% लोगों को रूरल एरिया के ये लाइवलीहुड और इनकम जनरेट करा रही है। अंडरस्टैंड? सेकेंड, थर्ड पॉइंट में आते हैं सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। नाउ यू नो, अभी जिंदा रहने के लिए हम लोग को फूड ग्रेन्स चाहिए, व्हीट चाहिए, राइस चाहिए, पल्सेस चाहिए, शुगर चाहिए, बहुत सारा फूड ग्रेन्स है, ये सारा चीज चाहिए। तो ये सारा जो फूड ग्रेन्स है, इसका सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की मदद से ही हमें ये फूड ग्रेन्स मिलता है और इसको हम कंज्यूम करके जिंदा रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। और मैं आपको बताऊं कि अभी फूड ग्रेन्स में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, अर्थात उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, खास करके व्हीट एंड राइस। इसको आप नोट कर लेंगे, व्हीट एंड राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला कि इंडिया अभी सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स में, हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है लगभग सारे फूड ग्रेन्स में। लेकिन उसमें सबसे अहम है व्हीट एंड राइस, इसकी भारी मात्रा में हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि ये केवल फूड ग्रेन्स इंसानों को प्रोवाइड नहीं करती है,
ये जानवरों के बारे में भी सोचती है, लाइव स्टॉक के बारे में भी सोचती है। अबाउट 25 करोड़ लाइव स्टॉक को ये फॉडर्स प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड, 25 करोड़ लाइव स्टॉक को ये फॉडर प्रोवाइड करती है। तो एग्रीकल्चर केवल इंसानों को फूड ग्रेन्स, उनका खाद्य पदार्थ प्रोवाइड नहीं करता है, जानवरों को भी प्रोवाइड करती है थ्रू फॉडर्स। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये कैसे कंट्रीब्यूशन देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं शुगर इंडस्ट्री की बात करूं तो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर कैन रॉ मटेरियल है, और ये शुगर कैन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। अगर मैं जूट इंडस्ट्री की बात करूं तो रॉ जूट उसका रॉ मटेरियल है, ये रॉ जूट कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? कॉटन। कॉटन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो ये मैंने तीनों यहाँ पे लिखा है, इसको आप ठीक से नोट कर लेंगे। तो आपने देखा कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। अब पूछो कैसे? अब ये जो ट्रैक्टर है कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में बनता है। तो यानी एग्रीकल्चर ये ट्रैक्टर खरीदता है इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री पे वो भी डिपेंड हो गया। दूसरा चीज मैं बताऊं आपको, केमिकल फर्टिलाइजर्स कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में बनता है। तो इसका मतलब कि इंडस्ट्री पे एग्रीकल्चर डिपेंड है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो हम अभी चूंकि एग्रीकल्चर का चीज पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर दैट इट हेल्प्स आउट द इंडस्ट्रीज टू ग्रो एंड डेवलप। अंडरस्टैंड कैसे? बाय परचेजिंग the finished product of the industries and by providing raw materials to the industries. Okay, then contribution to government revenue. अब एग्रीकल्चर से बहुत अधिक मात्रा में लैंड रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स खास करके इससे लाभान्वित होते हैं। इट जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से ये गवर्नमेंट को मदद करती है। और सबसे अंत में है कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो हम भारी मात्रा में जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। हम स्पाइसेस की जहां तक बात है, जो कि अधिकतर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, इनका हम भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे आपके कंट्री में फॉरेन करेंसीज उतना ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा आपका फॉरेन करेंसीज का रिजर्व आएगा, ये सब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स आपके पास रहेगा आप उतना ज्यादा डेवलप कर सकते हो, है ना। तो इसलिए चूंकि हम बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, तो उससे हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी भारी मात्रा में डिपॉजिट होता है। तो ये आपने देखा कि दीज आर द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी।